अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कोयटा में बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा है कि साबिका रिकॉर्ड को देखें तो मुस्लिम लीग नून ने सूबे के अवाम की खिदमत की है, बलूचिस्तान के लिए किसी और ने क्या किया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मंसूबा बताएं जिसने यहाँ की तकदीर बदली हो। नून लीग के बाद की हुकूमत ने तो सी पैक मंसूबे को बहुत नुकसान पहुंचाया। गवादर में स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बन रहा है। खुदा ने रहम किया तो हम वापस कोयटा और बलूचिस्तान आए हैं। खुशी है कि कोयटा की रौनकें बहाल हुई हैं। मौका मिला तो बलूचिस्तान के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। प्रोजेक्ट जो कि 2018 में मुकम्मल होना चाहिए था, बदनसीबी से आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। वो तब्दीली किधर है आज? पूछना चाहिए आप सब लोगों को। कुछ फर्क तो है ना उन लोगों में या हम लोगों में, कुछ है या नहीं है? ये बताएं अपने बच्चों को, ये बताएं अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, घर वालों को कि कौन किसने क्या किया है। जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का जवाब देते हुए साबिक वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा कि 16 माह की हुकूमत ने अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा निहायत फख्र के साथ कर सकते हैं। जबकि उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि थरकोल का मंसूबा जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्रेडिट लिया वो कागजों में घूम रहा था। पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में इस पर कोई काबिल जिक्र अमल नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर थरकोल को सी पैक मंसूबों में शामिल किया गया, तभी ये ख्वाब हकीकत बन सका। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि 16 माह की हुकूमत में जो मामलात बेहतर हुए उसका क्रेडिट तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन जो गलत हुआ उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर क्यों डाली जा रही है? और बड़े मियाँ साहब भी अपने छोटे भाई के दौरे इख्तिदार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? जो महंगाई उन 16 माह में हुई उसका जिम्मेदार कौन है? और क्या गारंटी है कि अब बरसर इख्तिदार में आने के बाद फिर ये राग नहीं अलापा जाएगा कि पिछली हुकूमत मामलात इतने खराब कर गई है कि जल्द बेहतरी नहीं आ सकती, लिहाजा मुश्किल फैसलों के लिए अवाम फिर से तैयार हो जाए। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है रहनुमा मुस्लिम सरदार अब्दुर्रहमान केतरान साहब ने। उनको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी बुशरा रिंद साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं सरदार अब्दुर्रहमान केतरान साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर, नवाज शरीफ साहब का दौरा बलूचिस्तान बड़ा कामयाब कहा जा रहा है। आप तमाम लोगों के शामिल होने के बाद मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में अब कितनी मजबूत हो चुकी है? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुस्लिम लीग की पोजीशन ये बन चुकी है। अच्छा, मेरे सामने आपने अशरफ बीबी को बिठाया हुआ है, तो मेरी लीग रही है और अब भी इंशाअल्लाह मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो ये तो फिर हमारी खेतरानी जबान में कहते हैं कि जो देगची में पकता है ना तो वो प्लेट में नजर आता है। कुने तेरा दी पात्र पॉलिथीन। तो वो सारी चीज आपके सामने आ चुकी है, तमाम मीडिया ने देखा और सिलसिला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो बलूचिस्तान की अक्सरियत इलेक्टेबल और कदावर शख्सियत और अपने इलाकों के नोटेबल है। शेख जाफर खान मदुखैन साहब अकेले इस कमान सूबे लेवल पे कमान कर रहे थे। तो कल जो शमूलियत हुई उसके बाद इस वक्त उसके साथ कंधा से कंधा मिलाने वाले को 30 से 35 बहुत कदावर शख्सियत साथ हो गई। और आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि हमारे दोस्तों में इजाफा होगा। तो उसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई हवा का रुख है या इसको कोई और नाम दें। हम बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीगी थे और वापस अपनी पेरेंट यूनिट में चले गए। इसके साथ साथ एक शराफत की जो सियासत है, जो कूट कूट के सियासत भरी हुई वो शरीफ खानदान में है। इन पे जितनी भी मुश्किलात आई, जितना भी अजाब हुए, लेकिन इन्होंने अपनी शराफत का और अपनी वो रवादारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बलूचिस्तान के हवाले से इनकी खिदमत सबके सामने है। आज जिन रोडों पर हम कोस्टल हाईवे से लेकर टोडेरो से लेकर यूडी खान से लेकर इसी तरीके से डैमों की सूरत में, इसी तरीके से गवादर एयरपोर्ट से लेकर सी पैक से लेकर राइट आपके सामने है उनकी तरक्की का जो वो विजन है। तो मियां साहब तो जदीद दौर के शेर शाह सूरी हैं
कि उनकी एक कमजोरी है कि जहां जाए तो मोटरवे हो, आप पंजाब में देखें, आप केपी में देखें, आप सिंध में देखें। ठीक। अब दरमियान में जो ये एक बदतमीजगी और एक मतलब हवाई दौरा है जो बिल्कुल फजा में लटक रहा था और खाली बातों पर बातों के वो क्या कहते हैं वो शेर थे या क्या कह सकते हैं उनको। तो 3.5 साल में जो पाकिस्तान की मईशत का हशर किया उन्होंने और जो लोगों की इज्जत और उनकी खास करके लोगों की इज्जत और पगड़ियां उछाली गई, तो मैं समझता हूं कि एक सुप्रीम कमांडर जो सियासत का सुप्रीम कमांडर है 3 दफा पहले मुंतखब हो चुका है और अब इंशाल्लाह करना ठीक। अल्लाह ताला की जात में दफा मुंतखब होगा। ठीक है। तो बलूचिस्तान के हवाले से हम इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है ठीक है, आप कह रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से आप टॉप ऑफ द लाइन आ गए हैं। बुशरा रिंद साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अब थोड़ा सा हमें ये समझा दें कि बाप जो बनी थी वो मुस्लिम लीग नून के ही तमाम लोगों से मिलकर बनी थी, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने पहले मियाँ साहब को छोड़ दिया, और अब वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये फिर समझा कि मियाँ साहब जब आते हैं तो तरक्की खुशहाली लेकर आते हैं, उन्होंने आपसे राहें जुदा कर ली और आप अभी तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी में मौजूद हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। हमारा बड़ा बेहतरीन वक्त एक साथ गुजरा। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का डे वन से जो मकसद था वो थोड़ा सा मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो फेडरल की पार्टीज आती हैं, इन्होंने बलूचिस्तान को उस तरह कभी भी उनके हकूक नहीं दिए पिछले 70 सालों में। सॉरी टू से, माजरत के साथ, जो उसका हक बनता है। बाकी 3 सूबों की कंडीशन आपके सामने है और बलूचिस्तान के आपके सामने। अगर मियाँ साहब ने माजी में मोटरवेज बनाए और मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन बलूचिस्तान को हमेशा इग्नोर किया, चाहे वो कोई भी बड़ी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, XYZ कोई भी, लेकिन बलूचिस्तान के लिए कभी कोई मोटरवे नहीं बनी, कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना जिसमें इस डिप्राइव्ड बलूच अवाम, पठान अवाम और बहुत सारे जो है लोग जो इसमें रहते हैं। तो इसीलिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब बनी तो उसको हमने इसी उस पे एक नजरिए पे बनाया कि ये एक छतरी है जिसके नीचे सब मिलजुल कर हम बलूचिस्तान के लिए काम करेंगे। उसमें चाहे पंजाबी हो, हजारा हो, सिंधी हो, बलूच हो, पठान हो, सब ने मिलके काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में वी आर वेरी मच सक्सेसफुल कि हमने इस 5 सालों में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ मजीद इंशाल्लाह ताला करेंगे, एज वी वर द न्यू बॉर्न पार्टी ऑफ बलूचिस्तान। लेकिन अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी कि हम पाकिस्तान की 4th लार्जेस्ट पार्टी थे, और जो लोग बलूचिस्तान वालों को जानते भी नहीं थे, अब बाप के नाम से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं कि बाप पार्टी कौन सी है। और बाप पार्टी के बिल्कुल जी, वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये एक ऐसी पार्टी बन गई थी जो कि हुकूमतें गिराने में भी इसका रोल था, हुकूमतें बनाने में भी और हुकूमतें बचाने में भी। अच्छा ये बताइए, अब जो एग्जैक्ट जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स की, नवाज शरीफ साहब ने भी सबसे पहले बलूचिस्तान का ही रुख किया है, क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट भी उनकी बलूचिस्तान की ही गई थी। क्या आप समझती हैं नवाज शरीफ साहब जो बलूचिस्तान आए हैं, इतने लोग 30-40 लोग उनके साथ मिल गए हैं, कुछ तो आपके पुराने कुलीग भी हैं, तो क्या बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, ये तो एक पाबंदी तो किसी पे भी नहीं लगाई जा सकती, जो जिस पार्टी में जाना चाहे जा सकता है। लेकिन ये है कि नवाज शरीफ साहब जिन्होंने माजी में ये कहा था कि जो बाप में गया मैं उनको कभी नहीं लूंगा, तो वो क्या अपनी जुबान पे कायम रहे, उन्होंने वापस जिनको ले लिया। तो हमें हमारे साथियों का वो नहीं है, हमारे साथियों की जरूरत थी तो आपने बुलाया। इसी तरह अगर वो हमसे भी इत्तेहाद करेंगे माजी में, फ्यूचर में बाप पार्टी से, तो हम बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह इत्तेहाद जरूर करेंगे, सिर्फ बलूचिस्तान के मफाद के हक में, जहाँ पर बलूचिस्तान को फायदा होगा, जहाँ पर बलूचिस्तान के अवाम के लिए फायदा होगा और डेवलपमेंट को फायदा होगा। तब उस सूरत में हम बिल्कुल जो भी इक़्तिदार की फेडरेशन होगी, इस बार हम लोग जो है जिसे कहते हैं ना कि 2 टोक अल्फाज में बलूचिस्तान के हकूक के लिए बात करेंगे। ठीक है। अच्छा केतरान साहब ये बताइएगा सर, जैसे कि एतराज़ ये सामने आ रहा है कि जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कल ये कह दिया था कि कल बाप बुरा था, आज बाप अच्छा है। इतलात यही थी, पहले यही कहा जा रहा था कि शायद बाप के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, लेकिन अचानक मुस्लिम लीग नून में वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। तो सर इस बात का क्या जवाब है? पहले आप लोग बुरे थे, आज आप अच्छे हो गए, कैसे मियाँ साहब को राजी कर लिया, या मियाँ साहब ने कैसे आपको राजी कर लिया? बिल्कुल, आप बड़ी खूबसूरत बात आपने की और उसका खूबसूरत सा जवाब देता हूँ ना, तो मासूमाना जवाब देता हूँ कि पीपल पार्टी ने
मीर जहूर बुलेदी, मीर सलीम खोसो, मीर आरिफ मोहम्मद हसनी को, वो भी बाप पार्टी के ही सिटिंग एमपी थे। जब उन्होंने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया था तो क्या वो बुरे थे या अच्छे थे? और आज जब वो ही मीर सलीम खोसो वापस हमारे पास मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सराहते हुए हमारे पास वापस साथी बन गया, तो आज बाप पार्टी बुरी हो गई। ये देखें, ऐसा ना, ये कोई मंतक नहीं है। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के वसी तर मफाद में बीबी बुशरा जो अभी फरमा रही थी जी। कि उन्होंने कहा कि जो बाप पार्टी का होगा, देखें, बलूचिस्तान की अलग सियासत है। बलूचिस्तान का एक कबायली निज़ाम है जिसमें यहाँ के कबाइल की एक अपनी अहमियत है और यहाँ पे इलेक्टेबल है। तो अगर हम इतने बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में गए, और हम बुनियादी तौर पे, मैंने आपको अर्ज की कि हम बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीगी थे, तो हम बलूचिस्तान के पाकिस्तान के वसी तर मफाद में और बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से, और बलूचिस्तान में अमन और तरक्की का पहिया उसको तेज करने के लिए अगर हम मियां साहब के शाना बजाना खड़े या उसकी हम टीम में गए, जो कि मंझे हुए सियासतदान है, और फिर उन्होंने इतने दुख और तकलीफें बर्दाश्त की कि अब वो उनको सब चीज का एहसास है कि किसको कि सबसे बड़ी बात यह है कि कभी उन्होंने किसी इज्जतदार की पगड़ी को नहीं उछाला। हर एक को उसके मकाम के मुताबिक इज्जत दी गई। देखें, कल मियां साहब आए, हम उधर शामिल हुए। कबायली तौर पे हम अपनी अपनी जगह पे, हर एक की अपनी एक हैसियत है, लेकिन आप देखें कि उसकी वसीउल कल्बी के मियां शहबाज शरीफ, उससे पहले सरदार अयाज सादिक साहब हाजी लश्करी लईसानी के घर पे चल के गए, फिर आज शहबाज शरीफ फरमाए सरदार सादिक अयाज सादिक साहब के और जाफर खान मुदक्किल के, फिर उसके घर पे गए। नवाब असलम रेसानी को उन्होंने एहतराम दिया, उनके पास गए। फिर हाजी लश्करी को उन्होंने कहा कि जी आइए हमारे इस टीम में शामिल हो जाएं बलूचिस्तान के वसी तर मफाद में, क्योंकि हाजी लश्करी ने भी अज़ाब उठाए। 5 साल तक उसकी अपील का फैसला नहीं हो सका। तो देखिए, ये सियासत की यही चीजें होती हैं। और फिर हमारा एक ही नजरिया है, एक ही आप उसको आइडियोलॉजी है कि हमने पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को तरक्की देनी है। सही। तो मरकज से अगर आप इख्तलाफ करके, तसादम की सियासत करके आप बलूचिस्तान को तरक्की दे सकते हैं? नहीं। इससे होगा क्या कि जो वो गैर मुल्की एजेंट जो पहाड़ों पर सो कॉल्ड परस्त और पता नहीं क्या क्या परस्त बैठे हुए हैं, हालांकि मैं तो उनको पेट परस्त कहता हूँ, क्योंकि उनके चूल्हे जो है ना, वो पाकिस्तान दुश्मन और बलोच दुश्मन और बलूचिस्तान दुश्मन कुव्वतों से चल रहे हैं। चूल्हे नहीं, बल्कि उनके तो तनूर भड़क रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये एक तमाचा है कि इतने लोग चले गए, और जब एक रोड, एक सड़क, एक बिजली का बल्ब, एक तालीम का, हेल्थ का एक, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बलूचिस्तान जो है एक अरसे से महरूमियों का बिल्कुल शिकार रहा है, और बहुत कम ऐसे हुक्मरान आए हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखी है। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ में। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है वकील तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब ने भी। शेर अफजल मरवत साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। केतरान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा सर जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? दो बड़ी जमातें इस वक्त एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। पहले ये इत्तेहादी थे, अब एक दूसरे के सामने आ गए हैं। तो सर इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? सियासत में कितनी तलखी आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? फिर बहुत ही अच्छा। सबसे जितने चैनल पे मैंने आज या कल से मैं दे रहा हूँ इंटरव्यू, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जवाब मैं दूंगा कि वो क्या है, वो फैसल बोर्ड और पता नहीं है, एक वो सिंध का है, वो पेशन गोई करता रहता है कि मैं नजूमी हूँ, मुझे इल्हाम होता है या ख्वाब आते हैं। तो मैं आपको अपना ख्वाब बता दूं कि इंशाल्लाह करना अल्लाह ताला की जात ने है कि मुस्लिम लीग मरकज में हुकूमत बनाएगी। अच्छा। और ये सियासत में थोड़ा बहुत वोटरों को जो है बदलाने के लिए ये सख्त किस्म के कुछ पार्टियों का
वतीरा है कि वो देते रहते हैं। मरकज में हुकूमत इंशाल्लाह नवाज मुस्लिम लीग नवाज की बनेगी। सुप्रीम कमांडर सियासत का वापस आ चुका है राइट। पाकिस्तान, और इंशाल्लाह इससे कोई भी नहीं जीत सकता है। लेकिन मैं ये पेशन गोई आपको कर रहा हूँ कि पीपल पार्टी भी हमारी इत्तेहादी होगी। इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, और इस तरीके से जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं। चलें सिर्फ, चलें ये भी मुख्तसरन ये भी बता दें फिर कि फिर ऑपोजिशन में कौन होगा मुख्तसरन सर। अपोजिशन में तहरीक इंसाफ होगी, और वो ठीक होगी। जिस तरीके से होगी मेरा ख्याल है वो आके फिर वही रिजाइन करना और धरने देना, राइट। मैशत को खराब राइट करना। सर, शेर अफजल जो- मरवत साहब ने हमें एक मरतबा फिर से ज्वाइन कर लिया। मैं केतरान साहब आपकी जानिब दोबारा वापस आऊँगा। शेर अफजल मरवत साहब, सर ये बताइए, इस वक्त तो बड़े बड़े इत्तेहाद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी शमूलियत हो रही है, इंतखाबी इत्तेहाद भी की जा रहे हैं, जलसे जुलूस भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी खामोश है। फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है वो इस वक्त बिल्कुल गायब है, मुकदमात का सामना कर रही है या तो छुपी हुई है। तो सर इलेक्शंस तक कैसे चलेगा ये मामला और इलेक्शंस में कैसे परफॉर्म करेंगे अब आप? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है ऐसे हालात में कि जब इलेक्शन सर पे हैं, चेयरमैन पीटीआई, वाइस चेयरमैन और सदर पीटीआई हमारे हजारों कारकुनों के जो हैं पाबंद सलासल हैं, जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड जा चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न तो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है, न बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, कोई झंडा जो है घुमाने फिराने की इजाजत नहीं है। आज सबसे पहला कन्वेंशन मैंने किया है, कामयाब कन्वेंशन चारसदा में, और उसके पीछे कहानी ये थी कि पहली जगह पे पुलिस ने रेड किया और जाके वो शादी हाल जो जहाँ पे हमने तायुन किया था कि यहाँ पे करना है, उसको ताले लगा दिए। फिर हमने एक प्राइवेट जगह पे जो है कुर्सियां डलवा दी, और जब वर्कर पहुंचने लगे तो पुलिस ने आके वो सारी कुर्सियां समेट ली। इस दौरान वर्कर की तादाद तकरीबन 10,000 तक पहुंची, तो वो पुलिस की तादाद 400-500 थी। तो यूं उनको जरूरत नहीं हुई कि तीसरी दफा हमने फजल शकूर खान हमारे लॉ मिनिस्टर थे, उसके हुजरे में हमने कन्वेंशन किया ट्विटर पे। अब ये वायरल है और मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने तो हमें कोई नहीं देना है, अपने तई हमने हिम्मत करके जल्द से जुलूस भी करने हैं, ज्यादा से ज्यादा पर्चे करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन अगर तादाद हमारी हर जलसे में जो है 50,000 से ज्यादा है तो फिर शायद इनको जरूरत नहीं होगी। तो शेर अफजल मरवत साहब ये बताइए, आप जैसे कि आपने खुद बताया कि फर्स्ट ईयर लीडरशिप तो आपकी या तो जेलों में है या फिर मुकदमात का सामना करे या फिर छुपी हुई है। सर इंतखाबी मुहिम आपकी कौन लीड करेगा? वहां पर तो हम देख रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब जो है बलूचिस्तान गए हैं, बिलावल सिंध में बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं उनकी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम इस वक्त लीड कौन करेगा? अनकरीब खान साहब से मेरी कल मुलाकात हुई है जेल में, और हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक बड़ा जलसा जो है वो पेशावर में मुनक्कद करने जा रहे हैं। कौन लीड करेगा इस सवाल का तो सरदस में जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जो भी लीडरशिप बाहर हैं वो एक वक्त में बैक वक्त सामने आएगी। और हम ये समझते हैं कि जब इलेक्शन की गेमी होगी, जब तमाम लोग जो हैं वो निकले होते हैं, कम्युनिटीज, कौमियतें, सब ऐसे हालत में जो हैं, फिर हमारी उम्मीदवारों पे हाथ डालना या फिर गिरफ्तार करना शायद इतना मुमकिन या आसान ना हो। एक बात आपने की मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि जी वो तो कैंपेन कर रहे हैं, उनको आए हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। एक मीनारे पाकिस्तान पे जो उन्होंने प्रोग्राम किया, इसके बाद अभी तक कोई पब्लिक मीटिंग ये नहीं कर सके। और ये बलूचिस्तान भी गए थे बाप को मर्ज कराने, और साथ में एमक्यूएम को पहले इन्होंने इनके साथ अलायंस कर लिया। ये जो पार्टीज हैं पता है कि ये सारी एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा हैं और उधरी जाती हैं जहां उनको इशारा मिलता है। तो लिहाजा ये एक तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद मुक्तदर कुव्वत इनके साथ हैं और अब ये मुस्तकबिल इनका है। जबकि मैं आपको रियलिटी में ये बता दूं कि नवाज शरीफ साहब के क्वेटा जाने के पीछे ये भी एक वजह थी कि वो उनको यकीन है कि पंजाब में शायद जहां उनकी होम कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे वो कामयाब नहीं होंगे, तो पाकिस्तान भर में ये ढूंढ रहे हैं। कासिम सूरी साहब कल का उनको नजर आया, किसी ने लसबेला में बताया और किसी ने बाउलपुर में बताया कि जनाब यहाँ से आप इलेक्शन लड़ लें। तो उनकी अपनी जो है इसका ये हाल है कि पंजाब में बिलखसूस लाहौर में इनको अपनी सीटों का जो है वो नजर आ रहा है कि अवाम जो है। अच्छा ये बताएं शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि देखिए इत्तेहाद तो हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने जैसे कि आपने बताया बाप के कुछ रहनुमा उनमें शामिल हो गए हैं, एमकेएम से इत्तेहाद कर लिया उन्होंने,
बाकी जमातें भी कोशिशें कर रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये बताइए, आपको कोई दावत नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कोई इत्तेहाद की, कोई इल्हाक की, कोई मिलकर इलेक्शन लड़ने की, सीट एडजस्टमेंट की कोई दावत ही नहीं आई आपको अभी तक? हमने खुद ही अभी तक जो है इनिशियल डायलॉग हमने किए हैं, लेकिन इस इशू पे नहीं किए हैं कि सीट एडजस्टमेंट होगी या कोई इत्तेहाद होगा। हम ये चाहते हैं कि सियासी कुव्वतें, बिलखसूस वो पार्टियां जिस तरह के ANP हो गई या JUI हो गई या और जो पार्टीज हैं जो महरूम हैं बाप जैसे पार्टियों से मुस्तफीद होने के। पीपल पार्टी ने जो है इस पे शोर मचाया हुआ है कि जी बाप तो आपने उनको दे दिया, तो लिहाजा वो भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इसको आप ये समझ लें कि वो माले गनीमत जो है वो ये मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे हालात में जहां पे ये 13 पार्टियों की जो, और अभी इन्होंने दुरुस्त कहा कि जी पीपल पार्टी हमारे साथ मिलेगी, ये नूरा कुश्ती है। एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन इनका तमाम पार्टियों का इकट्ठे होगा, हमारे साथ होगा। और मेरा ख्याल ये है कि ये 10-15 दिन में वाकयात हालात बड़े वाजे हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस और इलेक्शन कमीशन में हमारे केसेस जो हैं लग चुके होंगे। अदालतों ने वाजे, क्योंकि पूरी ये जो मुल्क में हो रहा है इन सबको नजर आ रहा है। तो लिहाजा इलेक्शन फेयर कराने के लिए जरूरी है कि ये हाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं अब वो कोई असर्टिव ऑर्डर्स करें और इनको इम्प्लीमेंट भी कराए। शेर अफजल साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। बुशरा रिन साहिबा, ये बताइएगा, अब जैसे कि खेतरान साहब ने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि विफाक में हमारी हुकूमत बनेगी, वो तो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत बनेगी, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनकी इत्तेहादी होगी। तो सब कुछ तो उनकी तरफ जा रहा है, तो आप लोगों को फिर क्या मिलेगा आइंदा इलेक्शंस में, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखें, ये तो कबल वक्त बात हो गई कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। ये तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को चीजें वाजे हो जाएंगी। और मैं अपने बिहाफ पे कम से कम बाप पार्टी के लिए कह सकती हूँ कि कुछ अरसे में मजीद बहुत अहम शख्सियात बाप पार्टी में शमूलियत करने जा रही हैं। और अगर ऐसी बात होती तो सारा बाप ही खत्म हो जाता अगर इधर उधर जाना होता। बाप पार्टी में आज भी अहम शख्सियात मौजूद हैं और ये अपनी जगह पर मौजूद है। और मेरा ये ख्याल है कि बल्कि आने वाले दौर में पार्टीज जो हैं हमसे कोलैबोरेशन करके हमारे साथ हुकूमत बनाएंगी। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में भी सुना जा रहा था कि शायद बाप जो है वो उनके साथ मिलने जा रही, उनकी इत्तेहादी बनेगी। तो कोई ऐसे चांसेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप लोग इल्हाक करें? देखिए, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, ना अब तक हमसे किसी ने राब्ता किया है। लेकिन अगर कोई आके टेबल टॉक करता है तो टेबल टॉक करने में कोई कबाहत नहीं है, वो हम करेंगे। लेकिन ये है कि हमारी पार्टी अपनी जगह है और इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शंस में जिस तरह पहले भारी अक्सरियत में सूबे में भी आई और 4th लार्जेस्ट पार्टी उसने अपना इंशाल्लाह अपना बैलेंस हम दोबारा से वहीं पर कायम रखेंगे। अच्छा, आपकी इस जमात में तो इलेक्टेबल ज़्यादा थे और उसी बेस पर इसका इम्पैक्ट भी बड़ा ज़्यादा था। तो बाकी जमातें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आप अभी तक के इंतजामात से मुतमईन हैं? आप समझती हैं कि आपको और बाकी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखिए, ये चीज़ें जो है ना ये आखिरी टाइम तक चलती रहती हैं। ये इलेक्शन जिस दिन हो नहीं जाता तब तक जो है चेंजेस और अप एंड डाउन चलते रहते हैं। और कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, किसने कहाँ पर जिससे ना करवट की सूट बैठता है, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन वाज़ेह चीज़ें जो है वो आपको इलेक्शन के दिन नजर आ जाएंगी। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, सर ये बताइएगा, आपने भी खुद ये कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून जो है वो नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सर वो तो बड़े सख्त बयानात दे रहे हैं। बिलावल ने कल नवाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को ये कहा है कि अपने बलबोते पर इलेक्शन लड़ें, किसी के सहारे तलाश ना करें। आप कह रहे हैं नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और वो तो एक दूसरे के खिलाफ, वो तो ये ख्वाब सोच रहे हैं। एक जमात सोच रही है कि वज़ीर आज़म उनका होगा, दूसरी जमात सोच रही है और ये दावा भी कर रही है कि वज़ीर आज़म उनका होगा। ख्याल ये है कि शायद उनके तो जो उन्होंने लेआउट प्लान बनाया है उसमें तो ये है कि पीपल पार्टी को डिप्टी वज़ीर आज़म की सीट ऑफर करेंगे, और ये जो बाप के रहे सहे हैं वो पीपल पार्टी को कंपनसेट करने के लिए छोड़े गए हैं, जो उनको दिए जाएंगे। फिर पीर पगाड़ा साहब के ग्रुप के साथ पीपल पार्टी की जो है वो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई जा रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को न कराची में एमक्यूएम के जो अर्बन एरिया में जिनके जहाँ पे इनका वोट है पीएमएलएन उनको वहां पे कोई सपोर्ट नहीं कर सकती है, और इसी तरह जिन हल्कों में अगर पीएमएलएन का वोट तस्वूर किया जा सकता है तो एमक्यूएम का वहां पे कोई वोट नहीं है। तो लिहाजा ये कोई पॉलिटिकल सीट एडजस्टमेंट नहीं है, ना ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो नई हुकूमत बनने वाली है इसके लिए ये सब लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन हमारी अप्रोच अब इस साल इस दफा टोटली डिफरेंट है। अब हम इलेक्टेबल्स पे यकीन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहते हैं। 11 पीटीआई को जेल में पेश की जिसमें 3 नामों पे उन्होंने क्रॉस लगाया और उन्होंने कहा कि नहीं अब ये वक्त नहीं है क्योंकि अब वोट नजरियाती हो गया है। लोगों ने जो है नजरिए को वोट देना है, शख्सियात को वोट नहीं देना है। ठीक है, आपके ख्याल में लोगों ने नजरिए को वोट देना है, शख्सियात को वोट नहीं देना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में इलेक्टेबल्स पर ना तो एतमाद करती है ना तो रिलाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफजल मरबत साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बुशरा नरीन साहिबा आप हमारे साथ मौजूद थी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस मामले पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आजकल क्या चल रहा है, वहाँ पर भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, आप लोग हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, टीम में भी ठीक ठाक तब्दीलियां हो गई। कप्तान बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए हैं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान की क्रिकेट में, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है इस वक्त स्पोर्ट्स तजज़ियाकार चौधरी इरफान ज़हीर साहब ने। इरफान साहब, सर ये हो क्या रहा है और बाबर ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है, ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, इसको 2 एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। पहले तो ये कि डिसीजन ठीक है या नहीं। रीज़न देखी जाए तो बाबर ऑलमोस्ट 4 साल से कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने 5 इवेंट खेले जिसमें 3 वर्ल्ड कप आ गए, 1 ओडीआई का, 2 T20 का, 2 एशिया कप, और एक भी टाइटल नहीं जीत पाए हम। इसी तरह इनके बैगेज में देखें तो हम PSL में भी 3 सीज़न इन्होंने कैप्टनसी की, उसमें भी कोई टाइटल नहीं जीत पाए। तो कप्तानी के ऊपर बहुत रिजर्वेशन थी, बहुत क्वेश्चन मार्क थे। कुछ मिस्टेक अगर मैं इंस्टेंटली बताना चाहूँ तो वो ये था कि जब आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड था तो प्योरली इनकी मर्ज़ी से सारे लड़के सेलेक्ट किए गए, जिसमें हमने हसन अली को देखा इंडक्शन, वो नहीं बनती थी। एक बंदा 1.5-2 साल से ओडीआई नहीं खेला, आप उसको डायरेक्ट वर्ल्ड कप के अंदर लेके जा रहे हैं। इमाद वसीम को ना खिलाना, नवाज़ को प्रेफरेंस देना, अबरार को रिज़र्व में रखना, शदाब को खिलाना। इसी तरह अगर बैटिंग की बात करें तो फ़खर को 5 मैचेस में ना खिलाना, एक ही मैच विनर था आपके पास। और अगर आप टैलेंट की बात, न्यू टैलेंट की बात करते हैं तो आपने जब यंगस्टर के साथ जाना था तो साइम अयूब एक ऐसा बच्चा था जो कंटिन्यूसली 1 साल से परफॉर्म कर रहा था, और जिस तरह अभी उसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ प्रीमियर लीग में भी किया, तो वो एक ऐसा स्टार था जिसको आप चांस ले सकते थे, एक सरप्राइज पैकेज हो सकता था। तैयब ताहिर जिसने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में आपको विक्ट्री दिलवाई थी, उसको कैरी कर सकते थे, बट उसको स्क्वाड में रखा गया, कोई मैच नहीं खिलाया। तो जब ये सारी आप एनालाइज करेंगे तो चीज़ें देखेंगे तो हमें लगेगा कि कैप्टनसी में कई लूप होल थे। यहाँ सिलेक्शन की बात की, इसी तरह फील्ड प्लेसिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग चेंजिंग की बात करते हैं, बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो उधर भी हमें कई प्रॉब्लम नज़र आए। किसी दिन उस पर हम डिटेल में ज़्यादा बात कर लेंगे, बट ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए जिसकी वजह से इन पर प्रेशर बिल्ड हो रहा था। और ये कई प्लेयर्स का मानना था कि बॉर्न कैप्टन होता है, कई कहते हैं जी लर्निंग कैप्टन होता है। अगर लर्निंग कैप्टन की बात करें तो 2-2.5 साल तो बाबर पे यही सब बैक करते रहे, यही वक्त के साथ सीख जाएगा, लर्निंग कैप्टन है। बट अगर आप 4 साल के बाद भी उधर ही खड़े हैं जहाँ आपने स्टार्ट किया था, तो इट्स मीन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, फिर आपको कहीं स्टांस लेना चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप विराट कोहली इंडिया के कैप्टन थे या तेंदुलकर थे, तो वो बेहतरीन बैटर थे, बट जब कैप्टन के रोल में आए तो वो कोई टाइटल नहीं जिता पाए। और लास्ट 2019 के वर्ल्ड कप में कोहली को जैसे ही सेमीफाइनल हारे तो उन्होंने फ़ोन करके BCCI ने उनको कहा कि आप रिज़ाइन करें। तो ये होता है सारी दुनिया में, कोई ये मुनफरिद चीज़ नहीं है कि जो पाकिस्तान में जो हुई है। तब्दीलियां हम देख रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी जो है T20 टीम के कप्तान उनको मुकर्रर कर दिया गया है, शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, T20 की हद तक तो मेरा ख्याल है डिसीजन ठीक है। आपका कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो टीम में परमानेंट जगह बना सकता है। अगर आप लिस्ट देखना शुरू करें तो आपको लगेगा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, चाहे बैटर की बात करें या बॉलर की बात करें। और आपका 5-6 मंथ के बाद T20 वर्ल्ड कप भी है जून के अंदर अमेरिका में, तो ये डिसीजन ठीक है। और प्लस उसने 2 PSL के टाइटल भी जितवाए हैं, तो आपको यंग ब्लड चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, एग्रेशन चाहिए, तो वो डिसीजन ठीक है। ODI का भी अनाउंस नहीं किया क्योंकि 8-9 मंथ अभी ODI क्रिकेट शायद पाकिस्तान ने नहीं खेलनी। आप टेस्ट की तरफ आ जाए तो शान मसूद पे भी क्वेश्चन मार्क है
क्योंकि शान मसूद जो है वो आपको पता है आपकी टेस्ट स्क्वाड का भी परमानेंट मेंबर नहीं है, और उसकी परफॉर्मेंस भी लास्ट अगर 1 साल सवा साल में देखें तो 11 की एवरेज है। तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, कैप्टनसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो एक ऐसे प्लेयर को जब कैप्टन लगा दिया जाता है जिसकी अपनी टीम में जगह नहीं है अभी कंफर्म, तो ओबियसली वो अपना टीम में रिस्पेक्ट भी गेन नहीं कर पाता। कम से कम जगह तो कंफर्म हो जाएगी जगह कंफर्म उनकी होगी है। ये माजी में भी कई ऐसी एग्जांपल हैं कि बंदा टीम में नहीं होता, जब आता है डायरेक्ट कैप्टन आ जाता है। जैसे मिसबाह उल हक ने ऑलमोस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो जब वो एक सैड इंसिडेंट हुआ, फिर वो अफरीदी ने भी रिटायरमेंट छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली, तो उसके बाद आपने सडनली मिसबाह उल हक को भी, जब वो दुनिया की सब तरह की क्रिकेट छोड़ के घर बैठ गए थे, तो आपने उसको बुला के कैप्टन लगाया। तो ये पास में ऐसे प्रेसिडेंट हमें मिलते हैं पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, कि ऐसे चीज़ें होती हैं। एक और डिसीजन जी, मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज़, हाँ इसका जी, कंपैरिजन थोड़ा सा बताएं हमें आप। देखिए, मिकी आर्थर ने कहा जी मैं लार्जर रोल में आऊँगा, मैं तो कोच से बड़ा मेरी प्रोफाइल है, तो उनको डायरेक्टर का रोल दिया गया नजब सेठी साहब की तरफ से, और वो सिर्फ आते थे इवेंट के टाइम। एशिया कप में हमने देखा और अब वर्ल्ड कप में आए, तो ऐसी ऑनलाइन कोचिंग दुनिया में कहीं हमने मिसाल नहीं देखी। और उन्होंने अपना पूरा स्क्वाड अपनी मर्जी के लोगों का रखवा दिया। कोच जो थे ब्रैडबर्न थे, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, वो उन्होंने रख दिए। तो अब ओबियसली अब उनमें भी सारी चेंजिंग आनी है। अभी इन तमाम कोचिंग पैनल को फारिग नहीं किया, उनको उन्होंने कहा कि आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करें, आप पे फर्दर हम नेगोशिएट करेंगे, देखेंगे क्या रोल है। रोल चेंज कर दिया गया है। डायरेक्टर आपने मोहम्मद हफीज़ को लगा दिया गया है। जब इंजमाम को लगाया गया था उससे पहले ये जॉब ऑफर मोहम्मद हफीज़ को की गई थी। तो मोहम्मद हफीज़ का कहना ये था कि अगर मैं इस रोल में आता हूँ तो मैं सेक्शन के रोल में नहीं आऊँगा, मैं पॉलिसी मेकिंग में आना चाहता हूँ। और ओबियसली उनका ये भी स्टांस था कि अगर मैं टीम सेलेक्ट कर दी देन व्हाट नेक्स्ट, फिर उसके बाद जब तक नई आपकी कोई असाइनमेंट नहीं आती तो यू हैव नथिंग टू डू। तो फिर उनके जो माइंडसेट था वो यही था कि हम किसी लार्जर रोल में आऊँ ताकि मैं डेवलपमेंट के अंदर अपना पार्ट प्ले कर सकूँ, अपना जो मेरा विजन है उसको मैं इंजेक्ट कर सकूँ। तो वो पहले ही डिसाइडेड था कि अगर ये आएंगे तो किसी बड़े रोल में आएंगे। तो मेरा ख्याल है वो ठीक है, एक बंदा जिसने रिसेंट क्रिकेट छोड़ी है और सारे प्लेयरों को भी जानता है, उसको आप ये रोल दे रहे हैं। अभी एक और भी ब्रेकिंग के तौर पे हम इस पर बात कर सकते हैं कि वहाब रियाज को भी बहुत बात की जा रही है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि शायद वो चीफ सेलेक्टर के तौर पे उनको रखा जाए। साथ यूनुस खान की भी बात हो रही है, एज ए कोच भी उनकी बात कंसिडरेशन में है। तो ये 2-3 डिसीजन हो सकता है आज रात को ही, क्योंकि आज 4-5 डिसीजन तो हमने आज देख लिए हैं, या कल हो जाए, क्योंकि चेयरमैन साहब ने ट्रैवल भी करना है, इंडिया जाना है उन्होंने आईसीसी की मीटिंग और फिर फाइनल देखने के लिए। तो वो चाह रहे हैं कि सारा कुछ मैं जाने से पहले कर दूँ। अच्छा, ये जितनी भी खामियों के बाद अब जो तब्दीली की हवा चली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आप समझते हैं कि वो कंपनसेट हो जाएंगी? वो जो परफॉर्मेंस हम वर्ल्ड कप में देख के आए हैं उसके बाद जिसकी जगह जिस बंदे को रखा गया है, अब मामला ठीक हो जाएंगे? देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब आप हारते हैं तो ये ब्लेम गेम होती है। ये हमेशा, मैं तो जब से होश संभाली यही देख रहे हैं कि जब आप वर्ल्ड कप हारते हैं या चेयरमैन जाता है या कैप्टन जाता है, 99% कैप्टन ही जाता है, क्योंकि ब्लेम उसको लेना भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वही होता है। और बाबर को सारी अथॉरिटी दी भी गई थी। अब ये बोर्ड पे भी क्वेश्चन मार्क है। उसकी रीज़न ये है कि जब इवेंट चल रहा था तो जो इंजमामुल हक वाली कंट्रोवर्सी आई, उनको फिर हटाना, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, फिर वो कमेटी बन गई उनकी। अब ये कमेटी का जवाब कहाँ है? 10 दिन हो गए, कोई पता नहीं है क्या उसका बना। फिर आपने वर्ल्ड कप के अंदर ही इमेज ख़राब किया, लड़कों को आपने और अपसेट किया। लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला इसी बोर्ड के साथ आया, लड़कों ने अपनी मर्ज़ी के पैसे बढ़वाने की बात की, वो एक और प्रॉब्लमेटिक बात है। बोर्ड कहाँ स्टैंड करता था? जब वीक बोर्ड होता है, वीक लोग उधर बैठे होते हैं तो ये प्रॉब्लम आते हैं। अब जो है, अब उन्होंने 3 मंथ की लास्ट वीक एक्सटेंशन ली पीएम साहब से, क्योंकि पैटर्न चीफ पीएम है, उन्होंने 3 मंथ की एक्सटेंशन तो दे दी। सो व्हाट नेक्स्ट? अगर लेट्स सपोज जो लोगों को ये अपॉइंट कर रहे हैं, नया बोर्ड आता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद नया पीएम आएगा, वो पहला काम जो करते हैं वो यही करते हैं कि अपनी मर्जी का बंदा वो लगाते हैं। और ओबियसली जब नया चेयरमैन आएगा फिर वो अपनी पूरी नई टीम लेके आएगा। हमें करना क्या है इमरान? हमें एक पॉलिसी मेकिंग करनी है, लेजिस्लेशन चाहिए कि कुछ भी हो जाए, जो सिस्टम है उसको कोई डिरेल नहीं कर सकता। जब तक वो नहीं होगा ये मसाइल ऐसे रहेंगे। और कम अज़ कम मेरा मानना यह है कि टॉप से बॉटम तक चेयरमैन का टेन्योर फिक्स कर देना चाहिए। वो ठीक कर रहा है या बाद में गलत कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाया जाए। बट जो पीएम चाह रहा है वो लगा देगा। एक अच्छी प्रपोजल इसमें यह भी थी कि अगर हम पीएम की बजाय प्रेसिडेंट को कर दें पैटर्न चीफ, तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। और पास में ऐसा ही था। अगर हम इस तरफ आ जाए तो 90% मसाइल हल हो सकते हैं। जब प्लेयरों को पता होगा, लड़कों को, कैप्टन को पता होगा कि चेयरमैन ऊपर है, जिसने एक जो इसका विजन है वो ठीक और गलत, जिस तरह मैंने हैविंग सेड दैट, उस पर बाद में बात कर सकते हैं हम, लेकिन एटलीस्ट वो लेके तो चले। अगर सेठी साहब ने जितनी चीज़ें इंप्लीमेंट की थी, ये जो कोचेस को लगाया था, आज सेठी साहब होते तो हम उनसे पूछ तो सकते थे ये आपने क्या किया। अब इनसे पूछते हैं, ये कहते जी वो तो पिछले बोर्ड ने किया था। तो ये एक बड़ा
एक भेड़ चाल के अंदर हर एक बंदा अपने बेनिफिट के अच्छा, चक्कर अगर में है। मुख्तसरन मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं इसके बाद आप समझते हैं टीम को समेट लिया गया या फिर आने वाले दिनों में मजीद बिखरेगी ये टीम? देखिए, ये चेंजिंग कोई इतना बड़ा मेरा ख्याल है करना बनती थी और ठीक की है। आपने, क्योंकि उसके अलावा सोल्यूशन कोई नहीं था। बाबर को आपने 4 साल का रन दिया, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के दरमियान पूरा टाइम आपको मिला, आपने जो डिमांड किया, मैंने जैसे कहा 5 टाइटल आप खेले हैं, तो डिस्पाइट ऑफ 5 टाइटल अगर आप नहीं जीत पाए कोई टाइटल, तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आपको फिर भी कंटिन्यू किया जाए। और पाकिस्तान जैसी जो नेशन है, जो एक ही स्पोर्ट आपके पास, पूरी नेशन इसको देखना चाहती है, पसंद करती है, तो ये मेरा ख्याल है डिसीजन ठीक है। आप जितना उनको टाइम फेयर मिलना चाहिए था, मौका मिला और उन्होंने परफॉर्म किया। अब वो खिदमात अपनी एज ए बैटर दे सकते हैं। बैटर के तौर पे वो पाकिस्तान के लिए 25-30 हज़ार रन करें, सारे रिकॉर्ड बनाएं, पाकिस्तान की विक्ट्रीज में अपना रोल प्ले करें। जो हम बात करते हैं कि बाबर को मैच विनिंग बनना है, वो मैच विनर बैटर बने, चेस करके पाकिस्तान को मैचेस जिताएं। तो अगर उनका फोकस सारा इस पर रहेगा तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए भी और उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हालिया तब्दीलियाँ हुई हैं उस पर बात कर रहे थे। अब देखना ही होगा कि ये तब्दीलियाँ कितनी दुरुस्त साबित होती हैं और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में कैसा परफॉर्म करती है, उससे तो पता लग ही जाएगा ये तब्दीलियाँ ठीक थी या गलत थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।